नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज नंबर 10 तक हो चुका था। और आज उसी का जो है 11 टेस्ट सीरीज है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और उसमें जो है ग्रामीण विकास के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहे और तो उसी से आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 10 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप उसको भी जाइए, वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मीट्रिक जरीब में जो है कड़ियों की संख्या कितनी है, ये बताना। कितनी संख्या होती है मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या। तो अगर कड़ियों की संख्या की बात करें तो टोटल इसमें 100 होता है, और इसका आंसर जो है वो ए पार्ट से हो जाएगा 100, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक जरीब की मानक लंबाई जो होती है वो 66 फीट होती है, 66 फीट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें गज में तो 22 गज होता है एक जरीब के मानक लंबाई, 22 गज। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक जरीब की मानक लंबाई हो गई, और या फिर लट्ठे में बात करेंगे तो 4 लट्ठा के बराबर होता है। इसके बाद अगर बात करें तो 10 जरीब की दूरी जो है 1 फरलांग के बराबर होता है, और 80 जरीब की दूरी जो है 1 मील के बराबर होती है, ठीक है। जरीब का निर्माण 1620 ईस्वी में इंग्लैंड के खगोल शास्त्री थे, उनका नाम था एडमंड गुंटर, उन्होंने किया था। और शेरशाह के काल में जो है ज़मीन मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया गया था। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अ, उत्तर प्रदेश के कपास की जो है बुआई किस माह में की जाती है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो कपास की बुआई किया जाता है वो किस माह में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई जो है वो जून के जुलाई के माह में किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, जून जुलाई के महीना, ठीक है। कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम होती है, तो वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है सबसे उत्तम मानी जाती है कपास की खेती के लिए। और ये जो है भारत के दक्कन पठार में काली मिट्टी के कारण जो है कपास की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत में अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में खेती होती है। कपास जो है एक नकदी फसल में आता है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती जो है लगातार घटती जा रही है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती थी, लेकिन अब जो है मात्र 14,000 हेक्टेयर में ही रह गई है। तो इस तरीके से इसका आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो है घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो है परीक्षा बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये बताना। बेतवा, केन, रिहंद या फिर रोहिणी। तो अगर हम बात करें परीक्षा बांध की, तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, बेतवा बांध, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। और परीक्षा जो है ये किस जिले में है, तो ये है झांसी जिला में, ये झांसी जिले के बेतवा नदी पर। और ये एक जो है ताप विद्युत संयंत्र है। केन नदी जो है वो यमुना की जो है सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की ये सहायक नदी है केन। के बाद अगर हम बात करें तो केन नदी पर बांध बनाकर जो है बांदा नहर निकाली गई है, ठीक है। रिहंद नदी की बात करें तो ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है, और ये छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 2018-19 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जो है रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, ये बताना। 2018-19 में जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी कितनी थी रोजगार में, तो 35% रही, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 35%, ठीक है। 18-19 में जो है मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 54% रही थी, ठीक है। और 1970 से लेकर 2005 के बीच जो है 17 बड़े कार्यक्रम चलाए गए, जो रोजगार व स्वरोजगार से पर केंद्रित थे, ठीक है। और इस साल की बात करेंगे तो 90.43% जो है महिलाओं ने मनरेगा के तहत काम किया है। केरल के बाद तमिलनाडु जो है केरल के बाद ऐसा राज्य है जहां महिलाओं ने अधिक काम किया, ठीक है। और मनरेगा परियोजना में जो महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम रही है, जहाँ पे गरीब व घनी आबादी वाले राज्य जहाँ पर हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है महिलाओं की भागीदारी कम रही है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ये पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है में से। तो अगर हम सही सुमेलन की बात करें तो पहला ऑप्शन है इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू। के बाद पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव। या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी। इनसे बताना कि कौन सा सही सुमेलन नहीं है, ठीक है। तो इसमें गलत जो है वो है सी पार्ट,
सूचना पाने का अधिकार अधिनियम जो है ये पीवी नरसिम्हा राव के में नहीं आया था, बल्कि ये जो है अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने का यह अधिकार है। और 1976 में जो है राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी पार्ट सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो और दिए हो गए हैं इसके कॉलम सही हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था या शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। प्रधानमंत्री उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्हीं ने जो है ये स्टार्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं को, तो संवैधानिक दर्जा जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा देने का प्रयास किया गया था। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है क्या कहते हैं कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता। और ये जो है राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश देता। बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का सुझाव दिया था, ये भी याद रखना आप लोग। पंचायती राज में से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो पंचायती राज का उद्घाटन जो है किस शहर से और किस प्रदेश में हुआ था, तो नागौर जिला है एक। कहाँ पर है ये राजस्थान में। नागौर जिला राजस्थान से जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था या शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये जो है भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2000, ये आपको याद रखना है। 2000 को जो है ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, बताना है कौन सी प्रक्रिया जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है, यह बताना। तो यह कथन की अगर हम बात करें तो यह कथन कहा गया था डॉक्टर श्यामा चरण दुबे के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है, और यह कथन जो है ये डॉक्टर श्यामा चरण दुबे जी ने कही थी। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो एक रचना है इंडियन विलेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय जल नीति जो है नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय जल नीति जो है ये 1987 में लागू किया गया था। आंसर इसका जो है ए पार्ट से हो जाएगा 1987। कुछ बातें इसमें जान लेते हैं जल नीति के बारे में, ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जानेंगे तभी इसका जो है क्या कहते हैं कि याद रह पाएगा या थोड़ा बहुत दिमाग में उतर पाएगा। तो देखिए अगर हम पहली बात करें तो राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद देश में जो है 3 राष्ट्रीय जल नीतियों का जो है क्या कहते हैं निर्माण हुआ था। पहला हुआ था 1987 में, दूसरा हुआ था 2002 में, दूसरा जल नीति जो है 2002 में आया, और तीसरी जल नीति जो आई है वो 2012 में आई। पहला जो हुआ था 1987 में जो प्रारंभ किया गया था, जल नीति का उद्देश्य था जल संसाधनों का राष्ट्रीय हित में प्रबंधन करना तथा योजना तैयार करना, और जल को राज्य स्तर का विषय माना गया, इसलिए जो है राज्य को जल विकास संबंधी योजना बनाने का अधिकार दिया गया। अगर हम बात करें तो राष्ट्र जल नीति 2002 दूसरी जो 1 अप्रैल 2002 को जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की सहमति से अपनाया गया, और इसमें जल प्रबंधन एवं विकास के लिए संगठनात्मक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया। भूमि संबंधित विवादों के लिए जो है नदी बेसिन संगठन का गठन भी किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 2012 की बात करें तो 7 जून 2012 को राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित रूप जारी किया गया, और जल प्राकृतिक संसाधन है और जीवन जीविका खाद्य सुरक्षा और निरंतर जो है विकास का आधार है, ये भी इसमें बताया गया। जल के विभिन्न बेसिनों तथा राज्यों के विभिन्न बेसिनों और राज्यों के विभिन्न हिस्सों में जो है जल संसाधन की उपलब्धता तथा इनके उपयोग का वैज्ञानिक पद्धति से आकलन किया जाना चाहिए। यह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य जो है भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, ये बताना है कि कौन सा राज्य जो है भारत के शक्कर का प्याला कहते हैं, तो उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। लखनऊ में अगर बात करें तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है। ठीक है। लखनऊ कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक है, 48 लाख किसान गन्ना उत्पादक। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, और यह जो है सालाना 179 मिलियन, ठीक है, 179 मिलियन जो है ये टन, यानी देश के 40% से अधिक गन्ना उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिले हैं। कितने मिले हैं? वो 119 चीनी मिले हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, गन्ना उत्पादन में जो है महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है, और ब्राज़ील के बाद जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है हर्बल गार्डन की स्थापना के बारे में बात करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट से हो जाएगा। 13 हर्बल गार्डन की स्थापना किया गया अब तक। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और इसके संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो ये जो है देश में सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ पर है, तो वो झारखंड में बनाया गया है। और हर्बल गार्डन जो है ये चमोली ज़िले में, ये चमोली यानी कि उत्तराखंड ज़िले में, उत्तराखंड प्रदेश में 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को चिकित्सीय परीक्षण के बाद मिलने वाली टैबलेट कैप्सूल के साथ अब रोगों की काट के लिए हर्बल गार्डन का सहारा लिया जा रहा है। तो इस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया, अभी ऊपर मैंने बताया। ठीक है, आंसर इसका इसी पार्ट से हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो है दौरान ये प्रारंभ हुआ था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से लेकर 1979 तक जो है 1979 तक जो है ये क्या कहते हैं कि के बीच जो है स्वतंत्रता कार्यक्रम के रूप में जो क्रियान्वित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, पुरुषार्थ पंचऋण आत्मा की अमरता कर्म का सिद्धांत निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, ये बताना। 86 की बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ये जो पुरुषार्थ है, पंचऋण है, आत्मा की अमरता है, कर्म का सिद्धांत, ये सारे जो हिंदू धर्म में बताए जाते हैं, कहा जाता है। तो ये आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा, हिंदू धर्म। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार जो हिंदू धर्म का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर की बात करेंगे तो हजरत मोहम्मद थे। ठीक है, 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद ने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया था, और इस घटना से जो है इस्लाम का आरंभ माना गया। ठीक है, सिख धर्म की बात करेंगे तो सिख धर्म की शुरुआत जो है 15वीं सदी में गुरु नानक देव ने जी ने की थी। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो है श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों के 10 गुरु हुए। 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और इसके बाद अगर 10वें गुरु गोविंद से अब जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म जो है ये प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ उनको कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो महावीर स्वामी थे, और अंतिम तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कुछ मोटा मोटा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। भारत में ब्रिटिश शासन काल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किस सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था, ये बताना है। ग्राम पंचायत अधिनियम की बात करेंगे तो ये बना था सर सन 1919 में। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, 1919। और चोल वंश के उत्तर मेरूर अभिलेख में जो है चोल प्रशासन के स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। और अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 40 में जो है गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में माना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल का प्रणेता किसे माना जाता है? भारत में समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल का प्रणेता जो है वो राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो राधा कमल मुखर्जी जो है आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाज विज्ञानी थे। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद कस्बे के बहरामपुर में हुआ था। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो इसको इसलिए इनको लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के लखनऊ के स्कूल का प्रणेता माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 89 है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में से सबसे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय क्या है? फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, और इसके बाद दूसरा नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, या फिर सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ, या फिर निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये इसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर जो है वृक्षारोपण के सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं को छोड़कर का मेन उद्देश्य था। अब सामाजिक वानिकी से तात्पर्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि का वृक्षारोपण करने से होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर 1979 टू 80 में जो है उत्तर प्रदेश में इस योजना को जो है प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत गाँव में, सामुदायिक जगहों में जैसे पंचायत भूमि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहर आदि के किनारों जो है वृक्षारोपण किया जाता है। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य के वन का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि के वृक्षारोपण से होता है। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREA यानी कि मनरेगा, ठीक कहते हैं, मनरेगा का प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा का प्रारंभ जो है ये किया गया था 2006 में। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 2006। अब अगर इसके बारे में विस्तार से देखें तो इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस समय प्रधानमंत्री थे, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से किया था। प्रारंभ में यह योजना जो है 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में जो है केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, पहले ये सिर्फ इसका नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है कि नरेगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों का श्रम परक रोजगार की गारंटी प्रदान करना का एक उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी में जो है आप यूपी से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन को एक वीडियो कराया हुआ है जो कि आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो, उसमें मैंने सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सारी की सारी यूपी की मैंने कवर की हुई। तो इंपॉर्टेंट आप लोग उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें। ठीक है, ये मिट्टी से संबंधित उसमें भी है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है नदियों का प्रदेश है, नदी ज़्यादा यहाँ पे बहती है, तो जलोढ़ मिट्टी का अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे गंगा और यमुना के द्वारा जो है बहाकर जो लाए जाते हैं निक्षेप से जो निर्मित होती है मिट्टी, और इसमें जो है पोटास और चूना की बहुलता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी जो है उर्वरता दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए जो मिट्टी बहुत उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग। अब जैसे इसमें हिमालय की चोटी दी गई है और उसके बाद उसमें राज्य दिए गए कि कौन सी जो है हिमालय की चोटी किस राज्य में है ये बताना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत, देखिए नंगा पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इसका पहला का क्या हो जाएगा? पहला का पहला हो जाएगा। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। कंचनजंगा जो पड़ता है वो सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट से ही हो जाएगा। नंगा पर्वत की बात करेंगे तो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित इस समय गिलगिट बलूचिस्तान के क्षेत्र में नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत जो है ये हिमालय श्रृंखला की पर्वत है और ये जो है नंदा देवी जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रृंखला है, श्रृंखला की पर्वत है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इस चोटी को उत्तरांचल में जो मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसे नंदा देवी कहा जाता है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची हाईएस्ट है चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है तीसरी विश्व में। ठीक है, और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, कंचनजंगा की लंबाई की बात करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 8,586 मीटर की लंबाई है कंचनजंगा की। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था ये बताना। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना, तो वो बने थे होरमस जी फिरोज शाह मोदी। ये बने थे होरमस जी फिरोज शाह मोदी जो थे ये
संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद पहले राज्यपाल प्रदेश के बने थे। ठीक है, और ये कब बने थे? 28 जनवरी 1950 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और 1 जून 1952 तक इस पद पर ये रहे थे। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो किस शहर को अभी तक जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये बताना। ठीक है, जींद है, करनाल है, अलीगढ़ या फिर मुजफ्फरनगर। तो इनमें से बताना कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, तो वो है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ सम्मिलित नहीं है, बाकी जींद, करनाल और मुजफ्फरनगर ये सारे जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। अभी अगर आज के डेट में बात करें तो 8 जिले टोटल दिल्ली में जो है सम्मिलित हो गए हैं। जैसे पहला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ के बाद मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा जिला शामिल है। हरियाणा के जो है फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल ये सारे जिला जो हैं ये हरियाणा के शामिल हैं। राजस्थान के 2 जिला हैं, भरतपुर और अलवर। तो इस तरीके से ये इतने जिले जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अलीगढ़ शहर को जो अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कुल प्रदेश के जिले हैं उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 13 और भरतपुर के 2 जिले। तरीके से बातें होगी। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से किसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, ये बताना। तो अगर हम बात करें कंपोस्ट खाद की, हरी खाद की, नीम की खली की खाद, तो ये तीनों जो है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब कुछ बातें जान। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जो है फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। 1990 के बाद से जो है विश्व में जैविक उत्पादों का जो है बाजार काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, जैविक खेती की अगर हम बात करें तो इसके विभिन्न लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? तो पहला है भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि के जो है जल स्तर में भी वृद्धि होती है, फसल लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से लाभ हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घकालीन साख उपलब्ध करानी है, ये बताना। तो अगर दीर्घकालीन उपलब्ध जो चीज़ें कराती है उसको अगर हम बात करें तो ये है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ये जो है दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराती है या साख उपलब्ध कराती है। अगर हम इस आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में ये इसका स्थापना किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। ठीक है, मुंबई, ये भी आपको याद रखना है। और आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो है भारत में खादी एवं ग्राम उद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय के अंदर आने वाली एक मुख्य संस्था है। ठीक है, इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है। मुंबई और अन्य संभागीय कार्यालय जो है दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित है। ये बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया, ये बताना है। तो अगर नहीं की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये विकास कार्यक्रम जो मरुस्थल वाला ये कब शुरुआत किया गया था? तो 1977-78 में जो है शुरुआत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यह केंद्र जो 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है मरुस्थल के विकास को रोकना तथा मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अगर हम बात करें तो सितंबर 2018 में घोषित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको पीएम आशा के नाम से जानते हैं, यह जो किस वर्ष तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 2022 तक इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद यह एक जो है त्रियामी योजना है जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत वितरण धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों की खरीद सरकार द्वारा जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की एक पूरक योजना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण सामाजिक विकास का अच्छा और सूचक माना जा सकता है? अच्छा सूचक किसको माना जा सकता है, ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे 90 का ए हो जाएगा का आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में बालिकाओं के लिए नामांकन दर में वृद्धि करना इसका मेन अच्छा सूचक माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर के मान में निम्नलिखित में से कितना होता है? 1 हेक्टेयर के मान
फिर निम्नलिखित में से कितना होता है ये बताना है। 1 हेक्टेयर का मान जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, भारत में जो है बीघा भूमि नापने की एक पारंपरिक इकाई है। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में जो लगभग 2.47 हेक्टेयर 47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, 47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 सेंटियारे बराबर 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। डेसी एरे बराबर जो है 10 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा को जो है 20 बिस्वा में विभाजित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 20 बिस्वा ये बराबर 1 बीघा होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का क्वेश्चन और आंसर जिसका हम लोग डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो मैंने लैपटॉप से बनाया हुआ, थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लेना। अगली बार से हम और इम्प्रूव करेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।